हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन। तो दोस्तों, हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ये है हमारी मॉक सीरीज जो आपके लिए काम आएगी आने वाले डीएलएड के एग्ज़ाम में, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में, अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में, आपका आरओ एआरओ एफआरओ जितने भी एग्ज़ाम आने वाले यूके ट्रिपल एस हो चाहे यूके पीसीएस हो, सबके एग्ज़ाम में यह काम आने वाली है। तो आज का जो शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो और जो आनंद मठ लिखी गई है उसकी जो कथा वस्तु यानी कि जो उसका सब्जेक्ट है वो किस विद्रोह पे लिखा गया है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है चुआर विद्रोह, दूसरा है सन्यासी विद्रोह, तीसरा है चालीवार विद्रोह और चौथा है आपका नील विद्रोह। तो जो इसकी कथा वस्तु लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी सन्यासी विद्रोह पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका दक्षिण भारत के त्योहार ओणम का संबंध है। तो जो दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम है, ओणम आपका मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में। तो इसका संबंध किससे है? तो ओणम का जो संबंध है वो आपका किससे? महाबली से। किससे? आपका महाबली से। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपद आपको पता है, जब छठी सदी ईसा पूर्व, तो यहाँ पे 16 महाजनपद हुआ करते जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में है, किस बौद्ध ग्रंथ में है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है अंगुत्तर ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है खुद्दक निकाय, तीसरा है दीघ निकाय। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका चौथा वाला वो है आपका गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, उसके साम्राज्य में कौन? गुजरात, जो आज का गुजरात है उसका हिस्सा भी था। तो यह प्रमाणित होता है, यह किस चीज़ से प्रमाणित होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका ग्रीक विवरण से, दूसरा है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, तीसरा है जैन परंपरा से और चौथा है आपका अशोक स्तंभ से। तो जो गुजरात, इसका जो विवरण मिलता है हमें कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का हिस्सा था, वो मिलता है हमें कहाँ? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पांचवा क्वेश्चन है किस वंश के शासक ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है परमार, सेकंड है चोल, तीसरा है चंदेल, चौथा है चालुक्य। तो उसको खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया है वह किसने कराया है? चंदेलों ने। ठीक है, तो आंसर 3 इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023-24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बीच में? 2023-24 में बजट में रेलवे को कुल कितना बजट अलोकेट किया गया है? ठीक है, यानी कि 2023-24 के बजट में रेलवे को कुल कितना बजट दिया गया है? ठीक है, तो रेलवे का जो कुल बजट है दो इस वाले बजट सत्र में हुआ कितना? 2,40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही होगा कि 2017 से रेलवे और जो आम बजट है दोनों क्या होगी? एक साथ आने लगे हैं। इससे पहले क्या होता था? रेलवे का बजट अलग आता था 2 फरवरी को और आम बजट 1 फरवरी को आता था। 2017 से क्या होने लग गया कि रेलवे बजट आम बजट के साथ ही इंक्लूड होकर आने लग गया। इस बार जो 2023-24 का बजट है तो रेलवे के लिए कुल कितना पैसा दिया गया? 2.40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सियाचिन में पहली महिला अधिकारी तैनात की गई है उसका नाम क्या है? ठीक है, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, सबसे हाई एल्टीट्यूड में है। ठीक है, तो उसमें पहली महिला अधिकारी, सैन्य अधिकारी तैनात की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट है भावना जोशी, सेकंड है शिवा चौहान, तीसरी है वर्तिका जोशी और चौथा है भारती दास। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका शिवा चौहान, सेकंड वाला जो सही आंसर है। ठीक है, शिवा चौहान जो पहली महिला अधिकारी हैं जो सियाचिन में जिन्हें तैनात किया गया। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ठीक है, तो
ऑप्शन फर्स्ट महानदी, सेकंड गोदावरी, तीसरा नर्मदा, चौथा कावेरी। तो इनमें से जो नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा क्या नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो जो नर्मदा है वो अपना जल कहाँ गिराती है, नर्मदा अपना जल गिराती है अरब सागर में। बाकी जो 3 नदियाँ महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये अपना जल कहाँ गिराती है, ये अपना जल गिराती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है कौन, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है 9वां, तमिलनाडु के तट का क्या नाम है, जो तमिलनाडु का समुद्री तट है उसका क्या नाम है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कोरोमंडल, सेकंड है मालाबार, तीसरा है उत्तरी सरकार, चौथा कोंकण। जो तमिलनाडु का तट है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के तट को कहा जाता है क्या, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो मालाबार किस तट को कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है आपका केरल, केरल वाले तट को क्या कहा जाता है आपका, मालाबार, ठीक है। उत्तरी सरकार कहा जाता है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है आपका, उत्तरी सरकार। और कोंकण किसके तट को कहा जाता है, मुंबई का, ठीक है। कोंकण जो तट कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, मुंबई के तट को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है। इसका ऑप्शन, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि हमारा पंजाब हो गया और ये पंजाब वाला इलाका हो गया, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें जो बारिश का कारण क्या है, शीत ऋतु में यानी कि विंटर में बारिश का क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून, अरब सागर के मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीत ऋतु में जो वर्षा का कारण है ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो क्या भूमध्य सागर से उठने वाली पवनें हैं जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर जल किन नदियों से प्राप्त करती है। जो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, वो किन किन नदियों से पानी प्राप्त करती है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्यास, सेकंड है चिनाब, थर्ड है रावी, फोर्थ है सतलज, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो किससे, एक तो ब्यास से करती है, ठीक है, ब्यास से करती है, दूसरा किससे करती है, रावी से करती है, ठीक है, तीसरा किससे करती है, सतलज से करती है। तो इन तीनों से क्या करती है, जल प्राप्त करती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला, डी वाला, यानी कि आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ब्यास, रावी और सतलज, ठीक है। इन तीनों नदियों का जो पानी है वो इंदिरा गांधी नहर में आता है। अगला क्वेश्चन है, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका असम, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है गुजरात। तो जो लुनेज है वो आपका कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का निम्नतम उत्पादकता का कारण नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो भारतीय कृषि है उसमें जो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता है उसका निम्न कारण इनमें से कौन सा नहीं है। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो सहकारी कृषि है यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन है, इसका उत्पादकता पर, निम्न उत्पादक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जो और अदर 2 ऑप्शन जो जनसंख्या का दबाव और प्रचंड बेरोजगारी है, इसका कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, नई दिल्ली, वाराणसी, जयपुर या कानपुर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है 15, रिट कितनी प्रकार की होती हैं। जो रिट लगाई जाती हैं, रिट सिर्फ 2 कोर्ट में लगाई जाती है, एक हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई जाती है, ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट लगाई जाती है, यानी कि अनुच्छेद 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में। जो ये रिटें होती हैं, तो रिटें कितनी प्रकार की होती हैं, रिट होती है आपकी 5 प्रकार की, ठीक है। और रिट कब लगाई जाती है, जब हमारे मौलिक अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन होता है तब रिट लगाया जाता है। और रिट सिर्फ 2 कोर्ट में लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। तो 5 प्रकार की होती हैं आपकी रिटें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो जो हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, वो किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया था, उनके सुझाव पे क्या किया गया था? हमारा उसके अंतर्गत क्या किया था? संविधान सभा का गठन। अब हमने इसमें बताने 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित, कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या ये पॉलिटी का क्वेश्चन कि कौन सा भाग किससे रिलेटेड है। नागरिकता भाग 2 से रिलेटेड है, ये सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये भी ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ये भी ठीक है। ठीक है, और राज्य ये भाग 6 में, तो इसमें क्या है? लगभग सारे सही है। ठीक है, नागरिकता किस में आती है? नागरिकता आती है आपके भाग 2 में, ये भी ठीक। ठीक है, आपका मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में, ये भी ठीक। मौलिक कर्तव्य आते हैं आपके भाग 4A में। ठीक है, ये भी ठीक है, आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, और राज्य आता है आपका भाग 6 में। तो चारों के चारों इसमें क्या है? सही है। ठीक है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अगला आपका भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो निम्न में से किसने भारतीय संघवाद, यानी कि जो भारतीय संघवाद है, ये संघ मतलब केंद्र, ठीक है, राज्यों का संघ है ना भारत, 28 राज्यों का एक संघ है भारत। इसको भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है जी ऑस्टिन, सेकंड है केसी वीपर, थर्ड है आइवर जियानिस, फोर्थ है डी वसु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आएगा जी ऑस्टिन। ठीक है, पहला वाला आंसर इसका हो जाएगा ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से इसको सॉल्व करना। संसद व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के संपूर्ण सदस्य, संसद व विधानमंडल के संपूर्ण सदस्य। ठीक है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, वो भी सभी सदस्य, यानी कि संसद के पूर्ण सदस्य। संसद के पूर्ण सदस्यों से मतलब है जो कुछ मनोनीत होते हैं, जैसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य से क्या मतलब है? जिन्हें हम चुन कर भेजते हैं। ठीक है, तो जो संसद के संपूर्ण सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भी। ठीक है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एक रिकॉर्ड कोर्ट है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुना दिया वो एक रिकॉर्ड के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो वो किस आर्टिकल में कहा गया है? 131, 143, 129 या 136। ठीक है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा 129, 129। ठीक है, 143 में क्या है? 143 में कहा गया आपका क्या कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, किसी भी कानून पे या किसी भी अधिनियम पे सुप्रीम कोर्ट से वो क्या ले सकता है? न्यायिक सलाह ले सकता है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 137। ठीक, तो ये न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि जुडिशल रिव्यू कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल 137 कहलाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशल रिव्यू से रिलेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी आप नोट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका राज्यपाल द्वारा, दूसरा क्वेश्चन सीएम द्वारा यानी कि चीफ मिनिस्टर द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है विधानमंडल द्वारा, और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, विधानमंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आप इसमें अंदाजा भी लगा सकते हैं। अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। तो उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को
जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत आपको माना जाता है किसके? पहला क्वेश्चन है जॉर्ज मूले, तीसरा है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा है विमल जालन, चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको फोर्थ वाला मनमोहन सिंह, जब 1991 में इन्होंने क्या अर्थव्यवस्था को खोला था, ओपन करा था, यानी कि विदेशी लोग भी क्या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई के जरिए निवेश कर सकते हैं। तो यही क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह उस टाइम क्या थे 1991 में, उस टाइम थे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। ठीक है, तो इसलिए उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, किस इकोनॉमिस्ट ने यानी कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय का गणना किया? ठीक है, डी.आर. गाडगिल, B.K.R.V. राव, मनमोहन सिंह और अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिससे उन्हें वैज्ञानिक, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक तरीके से भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वप्रथम व्यक्ति वो कौन थे? B.K.R.V. राव। ठीक है, सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो 1868 में किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक रूप से किसने की? B.K.R.V. राव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन सीरीज का, वो है निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल यानी व्यापारिक फसल, जो कमर्शियल, जिससे हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कमर्शियल फसल, उसे नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, यानी व्यापारिक फसल नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ज्वार क्या है हमारी नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली और गन्ना तीनों क्या है नकदी फसल। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और हमारे साथ ऐसे ही आगे बने रहना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी वो भी जीएस की होगी, वो भी मॉक सीरीज होगी। ठीक है, तो ये आपको सारे एग्जाम में काम आएगी, चाहे आपके यूके पीसीएस के हो, यूके पीएससी के हो, चाहे आपके यूके ट्रिपल एससी के हो, चाहे आपके डीएलएड का जो पेपर आने वाला है, ठीक है, उसके हो, तो हर किसी के लिए जो काम आने वाला है, और जिसमें भी जीएस पूछी जाती है हर किसी में ये क्या काम आने वाला है। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हम क्या रीजनिंग हमारी चल रही है, मैथ्स हमारी चल रही है, आर ओ सी सेट के लिए। ठीक है, हमारा उत्तराखंड और हिंदी की भी वीडियो आगे आने वाले हैं, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।